और हम सबको कितनी खुशी हो रही है कि एक ऐसे महान चिंतक विचारक के बारे में सोचना, उनके बारे में बात करना, उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ना, उन पे विचार चिंतन करना और उनमें से अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ बातें निकालना, ये सब कितना सुखद होता है। ऐसा लगता है जैसे हम उस महापुरुष से, डॉक्टर अंबेडकर से बात कर रहे हैं, जब हम उनकी पुस्तकों से, उनके भाषणों से, उनकी चिट्ठियों से, उनके संपादकियों से गुजरते हैं तो वो एकदम जैसे हमारे एक बुजुर्ग की तरह से बैठ करके हमें अपनी जिंदगी के बारे में, हमारी जिंदगी के जो समस्याएं हैं उनसे हम कैसे निपटें, उसके बारे में जब समझाते हैं तो हमें ऐसा लगता है। आज का जो हमारा विषय है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साहित्य। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साहित्य पे बात करते हुए ये कुछ उसी तरह की बात है जैसे जब हम बात करते हैं हिंदी में और पूरी दुनिया में जो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन बनी और प्रोग्रेसिव मूवमेंट शुरू हुआ, हिंदी में जिसको प्रगतिवाद कहते हैं, और उसके पीछे जो मार्क्स की विचारधारा थी और पूरा मार्क्सवाद था। जो मार्क्स ने सिद्धांत स्थापित किए थे, दुनिया को देखने की जो नजर बनाई थी वो, और जो मार्क्स के अनुयायी थे उनके बाद जो दार्शनिक हुए, उन्होंने जो उसमें जोड़ा, वो मिलाकर के उन सारे सिद्धांतों का आधार बना करके, उस वैचारिक आधार पे पूरी दुनिया के अंदर और भारत में भी प्रगतिवाद का उदय हुआ था। और उसने जिस तरह से साहित्य को प्रभावित किया था, उसकी पाठकीयता को, उसकी संप्रेषणीयता को, उसके उद्देश्यों और सरोकारों को, उसके रूप और सौंदर्य को, साहित्य के हर पहलू को प्रगतिवाद ने प्रभावित किया था। सारे सौंदर्य के लेखन के मानदंड बदल दिए थे। उसी तरह से दलित साहित्य ने ये किया हिंदी के अंदर और पूरे भारत के जितनी भाषाएं हैं उन सबके साहित्यों के अंदर। और ये कहने की कोई बात नहीं है कि उसके पीछे अंबेडकर की विचारधारा, अंबेडकर का जीवन संघर्ष है। जितने दलित साहित्यकार हैं, चाहे उसमें मराठी के साहित्यकार हों, दया पवार हों, बाबूराव बागुल हों, नामदेव ढसाल हों, शरण कुमार लिम्बाले हों, या हिंदी के साहित्यकार हों, ओम प्रकाश वाल्मीकि हों, शिवराज सिंह बेचैन हों, जयप्रकाश करदम हों, सूरजपाल चौहान हों, बहुत लंबी लिस्ट है। अब तो कई पीढ़ियां एकदम मौजूद हैं जो इस विचारधारा से प्रेरित होकर के साहित्य रचना कर रही हैं, साहित्य के आलोचना में शामिल है और साहित्य की जितनी विधाएं हैं उन सब में अपनी रचनाएं कर रहे हैं। और लगभग सबका ये मानना है कि उन सब की प्रेरणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साहित्य है। वहां से वो साहित्य लेखन की प्रेरणा लेते हैं। हमने जो टॉपिक रखा है अंबेडकरवाद और साहित्य। अब ये बात सिर्फ अंबेडकर तक नहीं है, अंबेडकरवाद तक है। जब किसी व्यक्ति के या किसी सिद्धांत के साथ कोई वाद लगता है तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति की विचारधारा तक सीमित नहीं रहता। उसमें जो समाज को देखने की एक दृष्टि है, जो उसके सूत्र है कि समाज का किस तरह से विश्लेषण किया जाए, कैसे उसका मूल्यांकन किया जाए और किस तरह से हम समाज की समस्याओं को समझ सकते हैं, ये उसमें शामिल हो जाता है। तो जब हम अंबेडकरवाद की बात करते हैं तो क्या वास्तव में कोई अंबेडकरवाद है? अंबेडकर का परिनिर्वाण 1956 में हो गया।
उसके बाद से कितने साल इस बात को बीत गए। अंबेडकर की विचारधारा में, अंबेडकर की जीवन दृष्टि में कुछ नई चीजें जुड़ रही हैं। क्या अंबेडकर की दृष्टि का, विचारधारा का निरंतर विकास हो रहा है? क्या वो विकासमान है? क्या अंबेडकर की दृष्टि से, अंबेडकर की विचारधारा से, अंबेडकर ने जो सूत्र दिए उनसे हम आज की दुनिया को समझ सकते हैं और भविष्य की दुनिया का कोई नक्शा बना सकते हैं? एक तो ये सवाल है हमारे सामने। दूसरी ये सवाल इसी बात में छुपा हुआ है, क्या अंबेडकरवाद कोई वाद है? क्या वो एक मुकम्मल विचारधारा है? क्या उसमें एक पूरा दार्शनिक होने के तत्व मौजूद हैं? दूसरी ये चीज है, क्योंकि यदि हम कोई अंबेडकरवाद गठित करने लगे, उसकी पहचान करने लगे, तो उसकी पहचान किन मूल्यों में होगी? जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज, सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, लैंगिक समानता, संपत्ति के साधनों में भागीदारी, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और परंपरा के प्रति जो दृष्टिकोण है, इन सब चीजों पे विचार करते हुए हम अंबेडकरवाद के कुछ सूत्र खोज सकते हैं। जो अंबेडकर से प्रेरणा लेकर के जो साहित्य लिखा गया, रचा जा रहा है, और सिर्फ साहित्य सृजन ही नहीं हो रहा है, बल्कि उस साहित्य का जो मूल्यांकन हो रहा है, उसके बीच में से एक अंबेडकरवाद की दृष्टि निरंतर विकसित हो रही है, वो विकासमान है। आज भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पे और वैसे भी आम सामान्य दिनों में भी ये बात निरंतर सुनने में आती है कि अंबेडकर को लोग पढ़ नहीं रहे हैं, अंबेडकर को लोग सिर्फ पूजा कर रहे हैं। अंबेडकर एक फैशन हो गया है, ये बात सुनने में आती है। मेरा जितना अनुभव है, जितना मैं अंबेडकर के समाज को और अंबेडकर को पढ़ने वाले अंबेडकर के पाठकों को और दलित साहित्य के पाठकों को जितना मेरा अनुभव है, जितना मेरा तजुर्बा है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं, ये बात पूरी तरह से निराधार है। जितने पाठक आज दलित साहित्य के मौजूद हैं और जितनी जीवंतता के साथ जिस तरह से सामूहिक वाचन वहां पे हो रहा है, शायद ही वो जो परंपरागत पाठक वर्ग है, जो मध्य वर्ग है, जो महानगरों का वर्ग है, उच्च श्रेणियों के जो पाठक समुदाय होते थे साहित्य के, वहां पे पाठकों की शायद कमी हो रही है। लेकिन हमारे दलित वर्गों में, संघर्षशील वर्गों में साहित्य से पाठक भी आ रहे हैं और साहित्य से लेखक भी आ रहे हैं। ये कहना कि ये सिर्फ एक फैशन के तौर पे है और सिर्फ मूर्ति पूजा हो रही है, अंबेडकर के विचारों का मंथन नहीं हो रहा है, अंबेडकर के विचारों को धारण नहीं किया जा रहा है, ये बात ये सही बात नहीं है। ये बात सही है कि अंबेडकर को जो हमारा आधिकारिक जगत है, जो हमारी मेन स्ट्रीम शिक्षा प्रणाली है, उसके सिलेबस है, उसमें शोध तंत्र है पूरा का पूरा, उससे अंबेडकर की ना पहले उतनी ज्यादा दखल थी और ना अब है। अंबेडकर के नाम पे विश्वविद्यालयों में बहुत सारी चेयर और पीठ हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रतीक हैं, प्रतीकों का वो शासन सत्ताओं द्वारा किया जा रहा है। अंबेडकर का साहित्य और अंबेडकर के जीवन के बारे में स्कूल और कॉलेजों में वो सिलेबस में ना होते हुए भी इतने सारे अंबेडकर के फॉलोवर, अंबेडकर के पाठक, अंबेडकर के विचारक विश्लेषक, उन्होंने अपने तौर पे अंबेडकर को अर्जित किया है, अपने तौर पे उन्होंने अंबेडकर को खोजा है, अपने तौर पे उन्होंने धारण किया है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहना, ये उनकी इस कमिटमेंट को, उनकी इस प्रतिबद्धता को, ये उसको कम करके देखता है, उसको अंडरमाइन करता है। इसलिए
जिस तरह से अंबेडकर को लेकर के जितनी चेतना पिछले 15-20 साल में हुई है, शायद ही किसी महापुरुष की, किसी विचारक की भारत में इतनी हुई हो। अंबेडकर निरंतर पढ़े जा रहे हैं और अंबेडकर की प्रेरणा से जो साहित्य लिखा जा रहा है वो भी पढ़ा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये साहित्य पूरी तरह से जो अनुभव है, जो सच्चाई है उस समाज की, उस पे पूरी तरह से आधारित है। ये उसको अपने अंदर पूरी तरह से व्यक्त करता है। शुरू में जब बिल्कुल शुरुआत हुई थी अंबेडकर दृष्टि की, ये बहुत पहले की बात है, उस समय में कुछ ऐसी अंबेडकर के प्रति श्रद्धा पैदा करते हुए ऐसा साहित्य जरूर आया था, और 2-3 पुस्तकें इस तरह की थी, उससे ज्यादा नहीं। जैसे रामायण की तरह से किताब आई थी भीमायण, या जैसे सूरसागर की तरह से आई थी भीम सागर। इस तरह की कुछ पुस्तकें जरूर आई थी जो अंबेडकर के प्रति श्रद्धा से प्रेरित थी और उनके जीवन और उनके प्रति नतमस्तक थी। लेकिन उसके बाद का साहित्य, उसमें अंबेडकर का महिमा गान नहीं है। अंबेडकर की दृष्टि को अपनाते हुए अपने समाज की सच्चाइयों को उसमें प्रस्तुत किया गया है। यदि हम ये देखें कि अंबेडकर जो दलित साहित्य है हमारा, खास तौर पे, जिसकी इसमें अंबेडकर से जो घोषित तौर पे ये कहता है कि हमारी प्रेरणा अंबेडकर है, आधिकारिक तौर पे वो घोषणा करता है इस बात की कि अंबेडकर की विचारधारा और उनका जीवन संघर्ष हमारी साहित्य की प्रेरणा है। यदि हम उस साहित्य के स्वरूप को देखें, यदि हम उस साहित्य की विधाओं को देखें, उस साहित्य की जो तमाम सौंदर्य की परिकल्पनाएं हैं उसको देखें, तो उससे भी हमें ये बात समझ में आएगी। अंबेडकर स्वयं एक लेखक थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा मैं कैसे बना वो लिखने की कोशिश की थी, वो लिखने की शुरुआत की थी। और इसीलिए आप देखेंगे कि दलित साहित्य में सबसे ज्यादा जो आत्मकथन है या आत्मवृत्त है या आत्मकथाएं हैं, वो सबसे ज्यादा सबसे पहले वो लिखी गई उनके माध्यम से। क्यों? क्योंकि दलित समाज के पास, दलित लेखकों के पास जीवन की जो सच्चाइयां हैं, जो अपने अनुभव हैं, शोषण के इतने रूप हैं, अभी उसके लिए कल्पना सिर्फ थोड़ी सी संयोजन की जरूरत थी। और जिस तरह से उस सच्चाई ने साहित्य के अंदर उसका एक परिचय करवाया, साहित्य को एक इतनी बड़ी दुनिया से जो अभी तक साहित्य से जिसका वास्ता नहीं पड़ा था। आप यदि उस बात को याद करेंगे कि हिंदी साहित्य की जो बहसें चलती थी 60 के दशक में, नई कहानी नई कविता के दौरान, या फिर 70 और 80 के दशक में जो नववाम और वाम की बातें चलती थी, उसी के बीच के अंदर से ही दलित साहित्य का उभार आया था। और उसकी जड़ में, उसकी पृष्ठभूमि में जो बड़े बड़े कांड हुए थे, बेलछी कांड, कितने इस तरह के कांड नरसंहार हुए थे। और जो आजादी के बाद जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वो पूरा समाज, जिसमें एक आत्म स्वाभिमान, अपनी स्थितियों पे विचार करने की क्षमता, किसी के संरक्षण से हटकर के खुद अपनी जिंदगी के फैसले लेने का जो रिस्क होता है, खतरा उठाने की चुनौती, जब इस पीढ़ी ने ये करना शुरू किया, तभी ये साहित्य अस्तित्व में आया। ये साहित्य अचानक इसका विस्फोट नहीं हुआ। और जब ये साहित्य आया तो इसकी भाषा को लेकर के, क्योंकि इस साहित्य के अंदर इसमें आक्रोश बहुत ज्यादा था, इसके अंदर विद्रोह बहुत ज्यादा था, और उसने उसी तरह चौंकाया था जिस तरह से प्रगतिवाद ने चौंकाया था। इस आक्रोश और विद्रोह के लिए जिस तरह की खुरदरी भाषा, जिस तरह की बेबाक भाषा दलित साहित्य में प्रयोग हुई थी, उसके ऊपर फिर जो विचार मंथन साहित्य के अंदर क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होने लगी थी और एक बहस का मुद्दा बना था
दलित साहित्य उससे आगे निकल गया है। अब जो साहित्य की, दलित साहित्य की बहुत शुरुआत की बहसें थी कि दलित साहित्य कोई दलित लिख सकता है या गैर दलित भी लिख सकता है, दलित साहित्य की परिभाषा क्या होगी, दलित को सिर्फ अनुसूचित जाति से जोड़ दिया जाएगा या जो तमाम जो शोषित लोग हैं उन सबको दलित में गिना जाए। जो बहुत ही शुरुआती किस्म के सवाल थे, अब दलित साहित्य उससे आगे बढ़ करके अब दलित साहित्य की जो गुणवत्ता है, जो उसकी साहित्यिक क्षमता है, अब वहां पे चर्चा हो रही है। क्योंकि जितने परिमाण में, जितनी मात्रा में और जितनी गुणवत्ता के साथ दलित साहित्य निरंतर रचना हो रही है, उसकी दूसरी अवस्था में है अपनी, और दूसरी अवस्था के अपने अलग सवाल है कि उसके अंदर जो पहले सिर्फ जाति का सवाल, जातीय शोषण का सवाल प्रमुखता से उठा था, अब उसके अंदर जातियों के अंदर जो परिवारों के अंदर जो लैंगिकता के सवाल है और जो दूसरे आम जीवन के जो सवाल है, अब उन सवालों पे भी दलित साहित्य में चर्चा हो रही है। दलित साहित्य का इस तरह से पाठक के दृष्टिकोण से, पाठक की संख्याओं की तरफ से, उसके लेखन की मात्रा की तरफ से और लेखन में गुणवत्ता की तरफ से, और जो विधागत उसमें वैविध्य आया है उस तरफ, सब की तरफ से, ये अपने विस्तार की तरफ है। और इसके पीछे है अंबेडकरवाद। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा जीवन, हमारा परिवेश निरंतर उसके सामने नए नए संकट और चुनौतियां आ रही हैं, और वो शासन सत्ताओं की तरफ से आ रही हैं, वो समाज की तरफ से आ रही हैं। उसी तरह से दलित साहित्य में भी उस पर चिंतन हो रहा है। अंबेडकरवाद ने किस तरह से प्रभावित किया है कि इसके शिल्प को, इसकी भाषा को, अंबेडकरवाद से उसका क्या ताल्लुक है। क्योंकि अंबेडकरवाद एक मुक्ति का दर्शन है। जितने भी शोषित है, समाज के अनेक स्तरों के ऊपर, व्यवस्था के और शासन सत्ताओं के जो शोषित है, उसकी अनेक परतें और तहें, उन सबके मुक्ति का दर्शन है अंबेडकरवाद। वहां से ही ये साहित्य अपनी जड़ें उसमें तलाश करता है। और जो मुक्ति का दर्शन होता है, चेतना का दर्शन होता है, और जो बहुतायत जनता से, अधिकांश जनता से जो अपना जुड़ाव रखता है, ऐसा वाद और ऐसा साहित्य, उसकी भाषा स्वाभाविक तौर पे अभिजात्य नहीं हो सकती। उसकी भाषा में स्वाभाविक तौर पे उस तरह की उदात्तता और क्लासिसिज्म नहीं हो सकता जिस तरह की साहित्य के विद्वान पंडित लोग अपेक्षा किया करते हैं और कसौटियां बना के अपने घरों में बैठे होते हैं कि इस तरह का साहित्य लिखा जाएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। बल्कि ये साहित्य गली कूचे गांव की जो सच्चाइयां हैं, जो उसी भाषा में बनती पनपती हैं, उसमें लिखा जाएगा। हमारे हिंदी का जो अध्ययन संस्कार है और हिंदी का जो लेखन संस्कार है, जो कि एक महानगरीय भावबोध से गुजर के उसके बाद उसमें व्यापकता आई है। एक जमाना था आजादी से पहले, जब हमारे साहित्य के अंदर गांव, मोहल्ले, कस्बे, किसान और ये इस तरह का सारा वर्ग उसमें पूरी तरह से छाया हुआ था, या उसकी समस्या और सवाल होते थे। और एक जमाना फिर ऐसा आया जिसमें सिर्फ मध्य वर्ग, और वो भी महानगरीय मध्य वर्ग, और महानगरीय मध्य वर्ग के भी जो दाम्पत्य संबंध, इनके ऊपर ही साहित्य टिक के रह गया। ये साहित्य वैसा साहित्य नहीं है। ये साहित्य सामाजिक संघर्षों का, बदलाव का साहित्य है। इसलिए इसके अंदर उस तरह की भाषा की यदि कोई उम्मीद करता है कि इसमें कोमल कांत पदावली होगी, उसकी अपेक्षा ना करे इस साहित्य से। इस साहित्य के जो पात्र हैं, इस साहित्य में जो जिंदगी है, जो खुरदरापन
और जो जिंदगी के कड़वे तजुर्बे उनके हैं, और जिस तरह से उनके चारों तरफ जो फैला हुआ समाज है वही साहित्य में प्रदर्शित होगा। अंबेडकरवाद ने भारतीय साहित्य को बहुत तरह से प्रभावित किया है। ये बात दूसरी है। देखिए, पिछले 15-20 साल से हिंदी की यदि बात करें, हिंदी साहित्य की बात करें, तो उसमें तो शोध में अब शायद ही कोई संगोष्ठी या कोई पत्रिका ऐसी होगी जिसमें दलित साहित्य पे कोई लेख ना हो या जिसमें कोई सेशन ना हो। इसके बिना ये पूरा नहीं होता। लेकिन यदि हम हमारी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस उठा करके देखें, उसमें ये कितना आ रहा है तो बहुत कम मिलेगा। यदि हम पाठक देखें कि कहां पे ज्यादा लोग कौन सी रचनाएं ज्यादा पढ़ी जा रही हैं, यदि हम उनको देखें तो एक अलग तस्वीर मिलेगी। तो ये हमारा जो एकेडमिक जगत है, हमारा जो बौद्धिक समाज है और जो हमारा दलित समाज है, वास्तविक समाज है, उसकी दूरी है कि वो काफी पीछे चलता है। हमारा बौद्धिक समाज उसको अपने बौद्धिक दायरों में लेके आने में काफी हिचकिचाहट करता है। हमारे विश्वविद्यालय विवेकानंद को एक कल्चरल क्रिटिक के तौर पे उस पर शोध करवा सकते हैं, चाहे अंग्रेजी के डिपार्टमेंट हो या कोई भी हो। स्वामी दयानंद पे करवा सकते हैं कल्चरल क्रिटिक के तौर पे, अरविंद पे करवा सकते हैं, लेकिन अंबेडकर को एक कल्चरल क्रिटिक के तौर पे शायद ही आपको कहीं पे ऐसा शोध नजर आएगा कि वो भी कोई संस्कृति के आलोचक हो सकते हैं, सांस्कृतिक समीक्षक हो सकते हैं। ये हमारा जो बौद्धिक वर्ग है ये उसके जहन का हिस्सा नहीं है। वो अंबेडकर को सिर्फ एक बहुत सीमित दायरे में, या तो एक संविधान निर्माता के तौर पे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, या उसको जो आरक्षण की राजनीति है उसके साथ जोड़ करके उसकी तरफ से आंखें बंद कर लेता है और अंबेडकर के बारे में और उनकी विचारधारा के बारे में वो सोचना बंद कर देता है। तो इस तरह से हम अंबेडकर ने और उसकी विचारधारा ने जिस तरह से वो समाज में और राजनीति में जा रही है और उसके समर्थक और अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं, उसका तेज बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों के आप जितने भी आंदोलन देखेंगे उसमें अंबेडकर की फोटो, अंबेडकर का जो चिन्ह है संविधान, वो आपको नजर आएगा। अंबेडकर के बिना कोई आंदोलन नहीं हो रहे हैं पिछले 20 साल से। चाहे वो निजीकरण के खिलाफ जो आंदोलन है, उनका यदि आप 7 तत्व देखेंगे तो वो क्या है कि संविधान में जो वादे किए गए थे उनको लागू करो। शिक्षा और स्वास्थ्य का जो कल्याणकारी राज्य के तौर पे अपनाया गया था उसको लागू करो। तो ये अंबेडकर उसमें बोलते हैं। पिछले 20-30 साल से जब से निजीकरण हुआ है खास तौर पे, तो अंबेडकर की विचारधारा सभी क्षेत्रों में वो हमारे सामने है, वो फलती फूलती जा रही है। उसमें तरह तरह की चीजें आ रही है। तो अंबेडकरवाद को कुछ मूल्यों के साथ, कुछ दृष्टियों के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। अंबेडकरवाद सिर्फ अंबेडकर की जाति में पैदा होने से या अनुसूचित जातियों में पैदा होने से कोई विचारधारा नहीं बनती है। उसको विचारधारा का नुमाइंदा नहीं कहा जा सकता है। अंबेडकर के प्रतीक, अंबेडकर की मूर्तियां, अंबेडकर की फोटो कोई भी प्रयोग कर सकता है। वो सबके ही आदरणीय हैं। सबको इस बात का अधिकार है। लेकिन जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहता है, अंबेडकर का अनुयायी कहता है, उसको अंबेडकर के आदर्शों को, अंबेडकर के संकल्पों को, अंबेडकर के जीवन दर्शन को अपने कार्यों में और अपने चिंतन में उसको धारण करना पड़ेगा। यदि और उसके साहित्य में भी यदि उन मूल्यों को
उन दृष्टियों पे उसके साहित्य को परखा जाए तो क्या वो उसके नजदीक बैठती हैं, तो हमें उस पर बातचीत करनी पड़ेगी। तो अब सिर्फ दलित साहित्य के जो पुराने सवाल थे उनसे आगे क्योंकि दलित साहित्य बढ़ गया है और वो एक मुकम्मल विचारधारा के तौर पे शक्ल अख्तियार कर रहा है, तो हमें ये अब समय है इस बात का कि अंबेडकर वाद के कुछ जो स्तंभ है या मुख्य बातें हैं वो बने और वही उस साहित्य की कसौटियां बने, वही उसका निकष बने और उस पे उसको परखा जाए। और निरंतर इसी के प्रयास हो रहे हैं और उसमें से वो चीज बनती जा रही है। ये विकास माया है जिन्होंने एक सवाल इसमें लिखा है कि जो ये माना जाता है कि दलित हितों की बात सिर्फ दलित अच्छे से कर सकता है, लेकिन वही जो है दलित वर्ग में महिलाओं के साथ, बिल्कुल सही बात है ये। देखो बाबा साहब का जो सबसे बड़ी जो चीज है, क्योंकि बाबा साहब के जहन में दो तीन जो महापुरुष थे कि एक तो महात्मा बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले, और इनके साथ जो फ्रांसीसी क्रांति के पूरे नारे की उन्होंने पूरी फ्रांस की क्रांति, रशियन क्रांति, इन सब चीजों का उन्होंने अध्ययन किया था और वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि जब तक हमारा समाज का आधी आबादी यानी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं या तब तक कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। ये किसी देश के विकास का पैमाना ही होगा, उसके सभ्य होने का ये पैमाना होगा कि उसकी महिलाएं कितनी आगे बढ़ी। जो सांस्कृतिक तौर पे अंबेडकर ने जो व्याख्याएं की थी, जो उन्होंने पूरे भारतीय परंपरा का विश्लेषण किया था और उसमें ये पाया था कि जितने भी शोषित वर्ग हैं उन सबकी मुक्ति इकट्ठे ही है, क्योंकि सबको जो शोषण का या सबको जो गुलामी जैसी हालत में डाला है तो वो उसका स्रोत एक ही है। उन्होंने अपने अध्ययन में मनुस्मृति के बारे में जब ये बातचीत कही कि स्त्रियां भी, उनका भी कोई वर्ण नहीं होता और दलितों का भी कोई वर्ण नहीं होता है, अछूतों का भी कोई वर्ण नहीं होता, तो दोनों बराबर ही हैं, इसलिए दोनों की मुक्ति उसी तरह से है, तो ये करना होगा। बिना स्त्री मुक्ति की बात करें दलित मुक्ति का कोई मतलब नहीं है। सांस्कृतिक तौर पे जो बोझ है महिलाओं के ऊपर, जो पूरा बर्डन है, जो कल्चर का, जो शिष्टाचार का, जो रिलीजियस जितनी भी हमारी धारणाएं हैं उनको पूरा करने का, वो जो बर्डन है, वो जो बोझ है, वो सिर्फ महिलाएं उठा रही हैं। इसलिए उस बर्डन को एकदम उतार के फेंकना होगा। एक हमारे साथी हैं राजकुमार जांगड़ा जी, वो पूछ रहे हैं कि बाबा साहब के धर्म के बारे में क्या विचार थे। देखिए बाबा साहब के विचार धर्म के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे। बाबा साहब किसी मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं गए होंगे, किसी मस्जिद में उन्होंने नमाज अदा नहीं की, और जब वो बाद में बौद्ध भी बने तो भी वो कोई उस तरह के बौद्ध मॉन्क नहीं थे कि वो धर्म का प्रसार करते थे। जो उन्होंने सबसे पहले हिंदू धर्म के जो मंदिर थे, कालाराम का मंदिर, उसमें जो प्रवेश का जो आंदोलन चलाया वो पूजा के लिए नहीं चलाया था, वो सिर्फ अपनी जो मानवीय पहचान है, गरिमा है, उसके लिए कि सार्वजनिक स्थलों का सभी लोगों को उपयोग करने का उतना ही अधिकार हो, इसलिए वो किया गया था। और जब उन्होंने ये देख लिया कि इस यहां पे ये बात संभव नहीं है, यहां कुछ बहुत ज्यादा, ये सिर्फ विचारधारा का मसला नहीं है, यहां पे इसके साथ पूरी तरह से जो भौतिक स्वार्थ हैं वो जुड़े हुए हैं धर्म के साथ, और उन स्वार्थों के कारण जिन शक्तियों का, जिन संस्थाओं का, जिन वर्चस्वी लोगों का उसके साथ जो भौतिक हित साधन होते हैं वो उसको कभी नहीं होने देंगे। और बौद्ध धर्म भी अपनाया तो कुछ शर्तों के साथ उन्होंने उसकी कुछ नई संकल्पनाएं दी कि सबसे पहले जो कोई बौद्ध बनेगा ये प्रतिज्ञाएं होंगी जो उसको प्रतिज्ञाएं करनी है। तो इसलिए बाबा साहब के लिए धर्म कोई शांति के लिए या स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, मोक्ष के लिए या मुक्ति के लिए, इसके लिए नहीं था। धर्म को वो नैतिकता के साथ जोड़ते थे
और भारत जैसे देश में जहां जनता इतनी अनपढ़ थी और धर्मों पे उनका इतना भरोसा था, लोगों का एक भावनात्मक लगाव था, एक स्ट्रेटजी के तौर पे, एक रणनीति के तौर पे वो इस बात को मानते थे कि धर्म में भी वो गुंजाइश है लोगों की नैतिकता जगाने की। डॉक्टर अंबेडकर की क्या खास बात है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अर्थशास्त्री थे, एक बात। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक धर्मशास्त्री भी आप उनको कह सकते हैं कि उन्होंने सब धर्मों का अध्ययन किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कानूनविद थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस बात पे विचार किया कि दुनिया का विकास कैसे हुआ है, मानव का विकास कैसे हुआ है, बल्कि मानव की संस्कृति का विकास कैसे हुआ है, मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ है, उसमें धर्म कब आया और धर्म में ईश्वर कब आया, उसमें भगवान कब शामिल हुआ और भगवान के किस तरह के रूप कब कब बदलते चले गए, इस बात को उन्होंने व्याख्यायित किया। तो वो हर चीज को एक वैज्ञानिक तरीके से समझने के प्रयास में थे। लेकिन जिन लोगों के वो बीच में थे, उनके लिए वो ये जरूर मानते थे कि धर्म भी एक बहुत बड़ा पक्ष है और आधुनिक काल से पहले दुनिया के अंदर धर्म का ही वर्चस्व रहा है अच्छे बुरे का फैसला करने में। हर चीज को, हमारी नैतिकता को, हमारे पूरे बोध को वो नियंत्रित करता रहा है। इसलिए धर्म को एकदम धर्म का विरोध करना या धर्म को छोड़ देना, धर्म के खिलाफ हो जाना, ये ना अपना करके उन्होंने अपने लिए एक ऐसा धर्म चुना जो मानवीय चेतना से संपन्न हो, जिसमें किसी तरह के कर्मकांड और पाखंड ना हो, जिसमें कोई ऊंच नीच ना हो, जिसके अंदर मानव संसाधनों का और गरीब लोगों का या लोगों का शोषण ना हो, भौतिक शोषण ना हो। इस तरह का उन्होंने एक धर्म की कल्पना की और वो गए बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म आप समझते हैं कि एक धम्म था, वो एक संघ था जिसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जो भी संपत्ति है वो सबकी है, सब एक तरह से ही रहेंगे। तो गए भी तो वहां पे गए। तो इसलिए धर्म के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार पूरी तरह स्पष्ट थे। वो कभी किसी ने उनको मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हुए नहीं देखा होगा। ये रविंद्र पांडे हमारे दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि जाति व्यवस्था के खात्मे तक था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का या वर्ग व्यवस्था के खात्मे तक था। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है ये। इसके बारे में यही एक सवाल है जो मार्क्सवाद और अंबेडकरवाद में, या मार्क्सवादियों और अंबेडकरवादियों के बीच में, या खुद अंबेडकर में भी इस सवाल के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा चर्चा होती है। इस पे मैं अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे मुंबई में। उनका पूरा जीवन, उनके जो अनुभव हैं वो बंबई के हैं। बचपन उनका बंबई में बीता। और जो भारतीय ट्रेड यूनियन थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी उस टाइम की, डांगे जैसे जो बड़े बड़े लीडर थे, जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट था, खासतौर पर टेक्सटाइल मूवमेंट था, वो भी मुंबई में था और वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। आप टेक्सटाइल मूवमेंट के बारे में जानते होंगे। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान महात्मा गांधी जैसे लोग भी उस ट्रेड यूनियन से भय खाते थे। जो फैक्ट्रियां थी वहां जाते थे बचपन में खाना लेकर के अपने रिश्तेदारों का या किसी और काम से, तो वहां पे वो इस बात को देखते थे कि ट्रेड यूनियंस में भी जो अन्यथा कम्युनिस्ट हैं, मार्क्सवादी हैं, उनके अंदर एक जाति व्यवस्था है। जो उन फैक्ट्रियों के अंदर जो अच्छे काम हैं और जो खराब काम है, बुरे काम हैं, उनमें भेदभाव किया जाता है। जो अच्छे काम है, अच्छे काम थे, अच्छे साफ सुथरे काम थे, उनमें एक अपर कास्ट जो स्वर्ण जातियों के लोग थे, वो काम उनको दिया जाता था और ये काम का बंटवारा यूनियंस के माध्यम से होता था। तो अंबेडकर इस बात को देख रहे थे कि जब भारत के अंदर, और उन्होंने बाद में लिखा भी, आप भारत में जाति व्यवस्था को खत्म किए बिना कुछ भी नया नहीं खड़ा कर सकते। जब भी आप समाज में कुछ अच्छा करने निकलोगे
मानवीय करने निकलोगे तो जाति का दैत्य आपके सामने खड़ा मिलेगा, आपको उस दैत्य से टकराना पड़ेगा। तो जाति के खात्मे के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। एक किताब लिखी छोटी सी, मार्क्स और बुद्ध, उसको आप पढ़िए। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मार्क्स की सिर्फ और सिर्फ जो क्रांति में हिंसा का जो प्रयोग है, यदि उसको छोड़ दिया जाए तो मार्क्सवाद स्वीकार्य है। मार्क्सवाद में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है। वो मार्क्सवाद से उनको इतनी दिक्कत नहीं थी, यानी वर्ग विहीनता से कोई दिक्कत नहीं थी, और वो वर्ग विहीनता के समर्थक थे। मार्क्सवादियों से उनको दिक्कत थी। वो ये उनका विश्वास था, अपने अनुभव से वो ये बात कहते थे कि भारत का जो मार्क्सवाद है या जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो ब्राह्मणों से ग्रसित है, वो ब्राह्मणों का वर्चस्व है उसमें, और ब्राह्मणों में से कोई वाल्टेयर नहीं बन सकता इंडिया में। ब्राह्मणों में से कोई अपनी संस्कृति के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता। ये वो अपने अनुभव से, जितने भी उनके अनुभव थे उससे वो जानते थे इस बात को। इसीलिए ये जो जाति का और वर्ग का ये जो बना हुआ है या बनाया हुआ है, ये इस बात को लेकर के बनाया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब उनको ये 1954 में उनको एक बहुत बड़ी सभा, इस बार का देश हरियाणा का अंक हमने निकाला है, आप देश हरियाणा.in जो वेबसाइट है, आप उस पे जाकर के पढ़िए जो इस बार का अंक है। उसमें 1854 में 30,000 लोग वहां पे मौजूद थे, जहां पे उन्होंने भाषण दिया और वहां कहा कि हम अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा रास्ता क्या होगा। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रास्ता होगा ज्योतिबा फुले का रास्ता। अब ज्योतिबा फुले का रास्ता क्या है वो उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि यदि हमें दूसरों को साथ लेना पड़े तो हम किसको ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम मार्क्स को ले सकते हैं। अब ज्योतिबा फुले तो पहले ही खुद मार्क्स को ले रहे थे अपने साथ। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भारत में आया, उसका ज्योतिबा फुले के साथ क्या ताल्लुक था, कभी इस बात के बारे में सोचने की जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो वर्ग विहीन समाज चाहते थे, और वर्ग विहीन समाज बिना जाति प्रथा को खत्म किए संभव नहीं है। अब जो लोग जाति प्रथा को खत्म किए बिना वर्ग विहीनता चाहते हैं, ये उनको सोचना है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये दोनों संघर्ष साथ साथ होंगे, और जो क्रांतिकारी शक्तियां हैं भारत की, जो आमूल बदलाव चाहती हैं, उनको इस बात पे सोचने की जरूरत है कि उनके विश्लेषण में और उनकी कार्यप्रणाली में जब तक वो जाति को एक कारक के तौर पे, एक फैक्टर के तौर पे गिनती नहीं करेंगे, तब तक वो ना भारत के इतिहास को समझ सकते हैं, ना भारत की संस्कृति को समझ सकते हैं, ना धर्म को समझ सकते हैं, ना समाज को समझ सकते हैं, और ना ही क्रांति को समझ सकते हैं। क्योंकि जाति हर जगह घुसी हुई है। जब भी आप भारत के इतिहास में किसी भी पक्ष पे आप जाना शुरू करेंगे, गांव में एंट्री से पहले आपकी जाति पूछ ली जाती है। हमारे सारे साहित्य में सबसे पहले यह आता है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के यहां पैदा हुए, रैदास एक यहां पैदा हुए। सबसे पहले जातियों की खोज की जाती है इस देश के अंदर। उस सवाल से बच करके आप किस तरह से इतना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। क्रांति लोगों के दिमाग में होगी पहले, और दिमाग में जाति घुसी हुई है। तो इसलिए जाति के खिलाफ आंदोलन चलाए बिना आप क्रांति कर पाएंगे, ये मुझे इस पे डाउट है। और ये बहस जल्दी समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाकायदा वर्ग विहीन समाज चाहते थे, और मार्क्स की विचारधारा से और मार्क्सवाद से उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, उनको अपने समय के मार्क्सवादियों से, उनमें जो उच्च जातीय संस्कार थे उनसे दिक्कत थी। अब मार्क्सवादियों को यह बात सोचना है कि क्या वो उसी तरह के मार्क्सवादी रहेंगे, या उनको अपने संस्कारों को विजय करते हुए इस बात को जो संदेह था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उस संदेह को निकालना होगा।
ये अब मार्क्सवादियों को सोचना है, भारत की क्रांतिकारी शक्तियों को सोचना है। देखिए वीरेंद्र पूछ रहे हैं, वीरेंद्र वीरू, कि अंबेडकर के विचार में क्या कभी भारत में जातीय जातिवाद खत्म हो सकता है? जो बात शुरू हुई है वो खत्म हो सकती है, हो तो सकता है, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि जातिवाद कोई नेचुरल चीज तो है नहीं, कोई प्राकृतिक तो है नहीं कि वो समाप्त नहीं हो सकती। वो तो एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक व्यवस्था है। जो मनुष्य बनाते हैं, मनुष्य ही उसको तोड़ देते हैं। सीधी बात है कि जब तक जाति व्यवस्था ऊपरी समाज का या शोषण का हथियार है, तब तक वो रहेगी। यानी दुनिया में, इंडिया में यदि शोषण की व्यवस्था को खत्म करना है तो जाति की व्यवस्था को खत्म होना पड़ेगा। उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है ये। जाति भारत में एक शोषण का औजार रही है। यदि हम उस शोषण को समाप्त कर देते हैं तो उसके औजार भी समाप्त करने पड़ेंगे साथ में। तो क्यों नहीं समाप्त हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और आप देखेंगे कि जाति की जो जकड़ है, जाति की आप हिस्ट्री देखिए, किसी टाइम पे जाति जो है एक सामाजिक इकाई होती थी, कभी जाति जो है एक आर्थिक इकाई बन गई, आज जाति एक राजनीतिक इकाई है। यदि जाति को कोई टिकाए हुए है आज के टाइम पे, तो वो राजनीति टिकाए हुए है। आप किसी भी जातिवादी को पूछिए, जो जातिवादी है, कि क्या वो सिर्फ अपनी जाति में रह करके एक दिन जिंदगी जी सकता है? कि सिर्फ अपनी जाति के स्कूल में पढ़ेगा, अपनी जाति के टीचर से पढ़ेगा, अपनी जाति के डॉक्टर से इलाज कराएगा, अपनी जाति के साहित्यकार का साहित्य पढ़ेगा, अपनी जाति के उगाई हुई सब्जी खाएगा, एक दिन वो जिंदा नहीं रह सकता। सिर्फ अपनी जाति के लोगों से बात करेगा। तो जाति तो एक संरचना है और उसको समाप्त होना ही है यदि शोषण को समाप्त होना है। तो कृष्ण जी हैं हमारे दोस्त, कृष्ण बनवाला, कि अंबेडकरवादी दर्शन विकासमान है, तो क्या दलित साहित्य की परंपरागत परिभाषा बदल गई है? देखिए साथियों, किसी भी साहित्य की कोई परिभाषाएं नहीं होती हैं, उनका एक स्वरूप होता है और समय समय पर वो बदलता रहता है। मतलब हर दर्शन, किसी भी आप दर्शन को देखिए कि मार्क्सवाद चल रहा है, लेकिन सारी चीजें बदल गई हैं, मूल दृष्टि उसकी वही है। ऐसे ही प्रगतिवादी साहित्य में, प्रगतिशील साहित्य के जितने भी उसके अंदर जितनी भी धाराएं हैं आज के दिन प्रगतिशील साहित्य के अंदर, वैसे ही यदि आप दलित साहित्य के अंदर देखेंगे तो कितनी सारी धाराएं दलित साहित्य के अंदर है। एक रूप नहीं है दलित साहित्य। दलित साहित्य के अंदर जितने वाद विवाद आपस में हैं दलित साहित्यकारों के, वो सिर्फ व्यक्तिक नहीं है, वो सिर्फ पर्सनैलिटी कल्ट नहीं है कि एक दूसरे से नफरत है, घृणा है, या सिर्फ जाति के कारण है, नहीं। उनमें वैचारिक मत भिन्नता है, उनमें वेरिएशन है सोच की, बातचीत की। तो इसलिए वो परिभाषाएं तो क्या, उनके जो स्वरूप हैं वो बदल रहे हैं निरंतर, क्योंकि पर जो मूल चीज है, उसकी बेसिक बात है, वो है। इसलिए वो दलित साहित्य की कैटेगरी तो बनी रहेगी, पर उसका जो स्वरूप है वो बदलता चला जाएगा। दलित साहित्य की क्यों? यदि हम देखते हैं कि भी काव्य शास्त्र हम पढ़ते हैं, पाश्चात्य भी भारतीय भी, कि भरत मुनि ने साहित्य के बारे में कुछ कहा तो अगले ने कुछ कहा। किसी ने कहा रीति काव्य की आत्मा है, किसी ने कहा ध्वनि आत्मा है, किसी ने कहा अलंकार ही आत्मा। किसी ने कल्पना को महत्व दिया है तो किसी ने रस को महत्व दिया है, तो किसी ये सब साहित्य की परिभाषाएं तो बदल रही हैं, स्वरूप ही तो बदल रहा है। तो ऐसे ही दलित साहित्य का भी स्वरूप बदल रहा है। मतलब उस तरह से कोई एक परिभाषा और कोई परिभाषा निश्चित कर ली गई है और फिर उस पे खरा उतरना है, मतलब ऐसी स्थिति हम शायद ऐसे नहीं कर सकते।